जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि करंट क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होती है, किसी भी वायर में करंट कैसे फ्लो करता है। आज हम लोग ये बात करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग कैसे डराइव करते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। हेडिंग डालिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई कंडक्टर है और ये 0 केल्विन टेम्परेचर पे रखा हुआ है। ये ओके नहीं है, ठीक है। ये कंडक्टर है जो कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे रखा हुआ है। आप ये जानते हैं कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे इस कंडक्टर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा हमें। क्यों? क्योंकि जितने भर इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपने न्यूक्लियस से बाउंडेड होते हैं। लेकिन अगर मैं इसी कंडक्टर को रूम टेम्परेचर पे रख दूं, रूम टेम्परेचर मतलब कि 300 केल्विन पे अगर रख दूं, तो होता क्या है कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी ऑब्जॉर्व करके या फिर हीट एनर्जी ऑब्जॉर्व करके हाई स्टेट में चले जाते हैं और अपने न्यूक्लियस से फ्री हो जाते हैं। तो 300 केल्विन टेम्परेचर पे हमें इस कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाले हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं पे रुके हुए नहीं रहते हैं, बल्कि रैंडम डायरेक्शन में यहां वहां मूव करते रहते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन इधर साइड जा रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर साइड जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन उधर साइड जा रहा है, कोई इधर साइड आ रहा है, कोई इधर साइड आ रहा है। ये ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं। और ऐसा नहीं होता कि कोई इलेक्ट्रॉन ये वाला उधर साइड जा रहा है तो वो उधर साइड ही जाता रहेगा, नहीं, वो भी रैंडम डायरेक्शन में यहाँ मूव करता रहता है। जैसे मान लीजिए कि ये कंडक्टर था, ठीक है, 300 केल्विन पे रखा हुआ है। ये कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे मोशन में आएगा, देखिए ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे कोई भी एटम रहा होगा उससे टकराएगा, फिर इधर आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, कहीं भी यहाँ वहाँ जाता रहता है, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ जाता रहता है, ऐसे 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 करके। मान लीजिए यहाँ पे आ गया, फिर ये ऐसे 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 जाता रहता है और बस एक इलेक्ट्रॉन भर ना गति करता है। जितने बार इलेक्ट्रॉन हैं वो पूरे के पूरे गति करते रहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो अगर हम लोग 1 मीटर लंबाई का क्यूब लें तो 1 मीटर लंबाई के क्यूब वाले में लगभग 10 की घात 28 इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाएंगे। किसी भी कंडक्टर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अगर हम लोग 1 मीटर लंबाई का क्यूब लें तो उसमें हमें 10 की घात 28 इतने इलेक्ट्रॉन फ्री मिल जाएंगे। इतने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है ना ये। ऐसा नहीं कि 2-4 इलेक्ट्रॉन बस रहते, नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाते हैं। होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे मोशन में तो हैं, लेकिन इनका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन अगर इधर साइड आ रहा है तो जस्ट उसी टाइम पे दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा जो कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो कुल मिला के अगर हम लोग नेट डिस्प्लेसमेंट देखें सभी इलेक्ट्रॉनों का तो वो कितना होता है? 0 होता है। मतलब किसी खास डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन किसी खास डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं, मतलब उनका नेट डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है, तो फिर उस कंडीशन में हमारा करंट नहीं बनता है। अगर हम लोग इन इलेक्ट्रॉनों को किसी एक डायरेक्शन में मूव करा पाए तो फिर वहां पे करंट जनरेट किया जा सकता है। तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, 300 केल्विन पे रखा हुआ है, तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये यहाँ वहाँ रैंडमली मूव कर रहे हैं। अब अगर हम लोग इसके दोनों किनारों पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, जैसे मान लीजिए कि अभी मैं एक ही साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी निगेटिव चार्ज का सोर्स रख रहा हूँ, तो ये वाला निगेटिव चार्ज बॉडी इन इलेक्ट्रॉनों को मेरी तरफ ढकेलेगा। भाई इसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनों को मेरी तरफ ढकेलने वाला है। अब होगा क्या कि इन इलेक्ट्रॉनों का नेट डिस्प्लेसमेंट होने लगता है मेरी तरफ। मैं आपको दूसरे डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है, बड़े वाले डायग्राम से। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कंडक्टर था, इतना बड़ा बना लेते हैं जिसको आपको समझ में आए।
अब ये कोई भी इलेक्ट्रॉन था जो कि यहाँ वहाँ घूमने वाला था, जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे जाने वाला था, यहाँ जाता फिर यहाँ जाता फिर यहाँ आता और यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम बाद यहाँ पे आ गया है। अब अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें इस डायरेक्शन में, यहाँ पे माइनस चार्ज बॉडी लगा दें, तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज बॉडी है, इसमें बहुत सारे फ्री वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को दूर भेजेंगे, तो इसके प्रेजेंस के कारण इसका पाथ कुछ ऐसा होगा। देखिए जब ये इधर साइड जा रहा था तो थोड़ा सा ये कर्व हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा, इधर साइड जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर जब ये इधर साइड आने वाला था तो ये थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा ना, फिर जब इधर साइड आ रहा है तो फिर से थोड़ा सा उस पर जोर पड़ेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ना रुक के यहाँ रुकने वाला है। हमने क्या देखा कि जब ये नहीं था, ठीक है, ये वाली चार्ज बॉडी हमारी नहीं थी, तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे डायरेक्शन जा रहा था, ये ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया, इस ए पॉइंट पे जाके रुक जाता। लेकिन जब हम लोग ये निगेटिव चार्ज बॉडी लाके इसको टच करा देंगे तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, ये ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर इधर साइड ये ऐसे हो जाने वाला है। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ना रुक के थोड़ा सा आगे रुक रहा है, मतलब यहाँ ना रुक के थोड़ा सा आगे चला गया है, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो गया है मेरे डायरेक्शन में। उसी तरह बहुत सारे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि ऐसे जाने वाला था, सीधे जाने वाला था, यहाँ से जाता यहाँ। अब हम लोग अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज बॉडी ला दिए हैं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ना जाके कुछ पहले ही दूर तक रुक जाएगा, थोड़ा सा पहले ही रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि उधर साइड से वो फोर्स लगा रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो यहाँ से वो यहाँ ना जाके थोड़ा सा पहले ही रुक जाएगा, क्योंकि ये वाली निगेटिव चार्ज बॉडी इस इलेक्ट्रॉन को रिपल कर रही है। मान लीजिए कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो था वो ऐसे यहाँ से यहाँ जा रहा था, यहाँ तक जा रहा था, तो अब ये निगेटिव चार्ज बॉडी है, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ना रोक के थोड़ा सा और आगे तक लेके जाएगी, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रुकने वाला था वो थोड़ी दूर रुकेगा। तो कुल मिला के अगर ये कंडक्टर हो, इसके एक साइड हम लोग निगेटिव चार्ज बॉडी रख दें तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन मेरे डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेस होने लगते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन मेरे डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट के कारण इन इलेक्ट्रॉनों में कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी और हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अलग अलग रहेगी। अगर हम लोग उन इलेक्ट्रॉनों की एवरेज वेलोसिटी निकाल लें तो फिर वही कहला जाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। थोड़ा सा हम लोग एक मिनट रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या देखा। अगर कोई भी कंडक्टर लें, वो 0 केल्विन टेम्परेचर पे रखा हुआ है तो उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर उसी कंडक्टर को 300 केल्विन टेम्परेचर पे रख दिया जाए तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। उनका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि कोई अगर इधर जा रहा है तो उसी टाइम पे कोई इधर जा रहा है, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। इधर साइड कोई गया 3 मीटर तो दूसरा भी गया 3 मीटर, नेट डिस्प्लेसमेंट 0। तो अगर हम लोग देखें तो 300 केल्विन टेम्परेचर पे नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। लेकिन अगर हम लोग इस कंडक्टर के एक साइड निगेटिव चार्ज बॉडी रख दें या फिर पॉजिटिव चार्ज बॉडी भी हम लोग रख सकते हैं, अभी हमने निगेटिव चार्ज बॉडी को रखा था, तो कंडक्टर के एक साइड अगर निगेटिव चार्ज बॉडी रख दें तो ये निगेटिव चार्ज बॉडी इन फ्री इलेक्ट्रॉनों को मेरी तरफ फोर्स लगाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा मेरी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, और डिस्प्लेसमेंट हो गया इलेक्ट्रॉनों का, कुछ ना कुछ डिस्प्लेस हुए हैं वो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन। तो डिस्प्लेसमेंट के कारण इलेक्ट्रॉनों के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाती है, ठीक है। और अगर हम लोग ये वाली वेलोसिटी निकाल लें, ये एवरेज वेलोसिटी निकाल लें, तो वही कहला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस कंडक्टर में जितने भर इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी इलेक्ट्रॉनों का एवरेज वेलोसिटी क्या कहला जाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी हम लोग थोड़ा सा और सीखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे इधर साइड निगेटिव चार्ज बॉडी लगाए थे, इधर साइड अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी लगा दें तो क्या होगा, अब देखिए अब और ज्यादा इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ शिफ्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए पहले इस इलेक्ट्रॉन का मैं पाथ देखता हूं ना, फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं।
अब इधर साइड निगेटिव चार्ज का सोर्स रखा हुआ है, इधर साइड पॉजिटिव चार्ज का सोर्स रखा हुआ है। इन दोनों के एब्सेंस में, जब ये दोनों नहीं थे, तो ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कुछ ऐसे था, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, मान लीजिए यहाँ पे आके रुकने वाला था। अब जब ये भी इधर साइड आ चुका है निगेटिव चार्ज का सोर्स, और इधर साइड पॉजिटिव चार्ज का सोर्स आ चुका है, तो देखो ये इस इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज का सोर्स इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे आके रुकेगा। भाई ये इस इलेक्ट्रॉन को मेरी तरफ ढकेल रहा है और ये इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ऐसे आ जाएगा, वहां पे ना जाके इधर साइड शिफ्ट हो जाएगा। अब ये नीचे जाने वाला था मान लीजिए, तो ये यहाँ से ये आ जाएगा, फिर अगली बार जब इधर साइड आने वाला था तो ये ऐसे आ जाएगा। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन है अब वो मेरी तरफ ज्यादा शिफ्ट करेगा, क्योंकि उसको रिपल करने वाला भी मिल गया है और इधर साइड उसको अट्रैक्ट करने वाला भी मिल गया है। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिस्प्लेस हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट की वजह से वेलोसिटी आएगी और उसी एवरेज वेलोसिटी को हम लोग नाम दे देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस इलेक्ट्रॉन का बार बार डायरेक्शन क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि ये बहुत सारे एटम से टकराता रहता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी एटम है तो ये यहाँ से आता, यहाँ पे टकराता, फिर रैंडम डायरेक्शन में जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ गया, फिक्स नहीं रहता है ना कि टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जाएगा, और वो इधर साइड चला गया। तो इस तरीके से हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझ सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालने वाले हैं ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग VD से डिनोट करते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इस थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। होता क्या है नॉर्मली कि हम लोग इधर साइड नेगेटिव चार्ज बॉडी का सोर्स नहीं लगाते हैं, ना तो इधर साइड पॉजिटिव चार्ज बॉडी का सोर्स लगाते हैं। हम लोग इसको दूसरे तरीके से जोड़ते हैं। जैसे हमारे पास ये कंडक्टर है तो हम लोग बैटरी वगैरह लगा देते हैं। ये दोनों साइड से जोड़ देंगे इसको और यहाँ पे लगा देंगे एक ठो बैटरी। इधर साइड नेगेटिव चार्ज और इधर साइड पॉजिटिव चार्ज। अब इस बैटरी पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब वही तो है पॉजिटिव चार्ज का सोर्स, और इधर साइड नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रोड पे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को रिपल करते रहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये इधर साइड आते रहते हैं। तो इस तरीके से होता है नॉर्मल लाइफ में। इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कंडक्टर है और ये 300 केल्विन टेम्परेचर पे रखा हुआ है, मतलब इस पे अभी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ वहाँ किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मोशन पे हैं। अब अगर हम लोग इस डायरेक्शन में निगेटिव चार्ज बॉडी का सोर्स रख दें और इधर साइड पॉजिटिव चार्ज बॉडी का सोर्स रख दें, तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, उधर साइड निगेटिव चार्ज बॉडी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा जिसका डायरेक्शन क्या रहेगा, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। ये ऐसे रहने वाला है। इस कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाने वाला है। हम लोग मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यहाँ पे E है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इन इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स लगने लगेगा जिसका डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर साइड है तो इलेक्ट्रॉनों पे जो लगने वाला फोर्स है वो मेरी तरफ हो जाएगा। अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड वगैरह निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, F वेक्टर इक्वल टू माइनस का E कैपिटल E वेक्टर। जहां पे ये स्मॉल e क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है वो ये बता रहा है। माइनस क्या बताता है, तो माइनस ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ वहाँ मूव कर रहे थे। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉनों पे लगने लगा है फोर्स। इस फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होने वाला है। इस फोर्स के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे एसिलरेशन उत्पन्न हो जाने वाला है। अब पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन इस फोर्स के कारण एसिलरेट होंगे। उस एसिलरेशन की वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल पाते हैं। देखिए फोर्स इक्वल टू कितना होता है, ma, जहां पे m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है। ये m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है। हमें उसका एसिलरेशन निकालना है तो एसिलरेशन आसानी से निकाला जा सकता है।
एसिलरेशन इक्वल टू हो जाएगा एफ वेक्टर अपॉन एम। एफ वेक्टर की हम लोग वैल्यू यहां से रख सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पे एसिलरेशन कितना हो जाएगा, माइनस का स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम। ये पता चल गया कि हर एक इलेक्ट्रॉन पे इतने का एसिलरेशन आने वाला है। अब हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कंडक्टर था, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ वहाँ मूव कर रहे थे। हम सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे बात करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन से समझ गए तो फिर पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा आपका। यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब ये यहाँ वहाँ मूव करने वाला था। हम लोग यहाँ पे निगेटिव चार्ज का सोर्स रख रहे हैं इधर साइड, और इधर साइड पॉजिटिव चार्ज का सोर्स रख रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करने वाला था, और यहाँ पे कोई भी न्यू एटम है इससे वो टकराने वाला था। तो जब यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसकी वेलोसिटी रहेगी कुछ ना कुछ, और ये वेलोसिटी किसके कारण रहेगी, तो ये इनिशियल वेलोसिटी इस इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल एनर्जी के कारण रहने वाली है। मान लेते हैं कि इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u1 थी। अब हम लोग इधर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन एसिलरेट होगा, और मान लेते हैं कि यहां से यहां तक पहुंचने में इसको τ1 टाइम लगा। कितना टाइम लगा, τ1 टाइम लगा। तो यहां से यहां तक जाने में τ1 टाइम लगा, और इसमें एसिलरेशन भी है। कितना एसिलरेशन है, a एसिलरेशन है। तो यहां से ये जाएगा और यहां पे टकराने वाला है। तो यहां पे जो वेलोसिटी होगी इसको हम लोग नाम दे रहे हैं v1। v1 की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। कैसे, मोशन का फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलता है, v1। इसके लिए अगर हम लोग लिख रहे हैं तो इस इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u1 वेक्टर प्लस एसिलरेशन कितना है a, और यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा इसको, τ1। ठीक है, अब ये टाइम है। एसिलरेशन चूंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है तो यहां पे हम लोग वेक्टर लगा सकते हैं। अब देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, u1 वेलोसिटी थी, इस पे एसिलरेशन आया, a का एसिलरेशन आया, तो यहां से यहां तक जाने में वो τ1 टाइम लेता है। यहां से यहां तक गया तो इसकी वेलोसिटी हो गई v1, और इसको हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। अब ये यहां पे टकराएगा और फिर रैंडम डायरेक्शन में जाएगा। तो मान लीजिए कि ये यहां से यहां आने वाला था, यहां से जब यहां आएगा तो जब इससे यहां पे टकराया, फिर यहां से जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस कंडीशन में भी इसकी वेलोसिटी u1 ही रहेगी। ये इलेक्ट्रॉन एसिलरेट होके स्पीड अपनी बढ़ाया, कितनी स्पीड हो गई यहाँ पे, v1 हो गई। अब जब इससे टकरा के वापस आएगा तो फिर से इसकी स्पीड u1 ही रहेगी। टकराने के बाद हमेशा इसकी स्पीड u1 ही रहेगी, और ये स्पीड कहाँ से आती है, तो ये वाली स्पीड उस इलेक्ट्रॉन को थर्मल एनर्जी के कारण आती है। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ आया, कुछ भी एसिलरेट हुआ होगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ी। अब ये यहाँ से टकरा के मान लीजिए कि इधर साइड जाने वाला था, तो जब यहाँ से टकरा के निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, u1 ही रहेगी। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लीजिए कि τ3 टाइम लगा, तो फिर हम लोग आसानी से इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ये हो गई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात, एक इलेक्ट्रॉन की बात हम लोग किए हुए हैं। ये जो τ1 होता है ये रिलैक्सेशन टाइम हम लोग इसको बोलते हैं। टाउ को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की दो टक्करों के बीच जितना उसको टाइम गैप मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। जैसे मान लीजिए कि यहां से कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि जा रहा है, तो यहां से पहले एटम से टकराया, फिर दूसरे एटम से टकराया, तो दोनों टक्करों के बीच जितना वो रिलैक्स रहा, ठीक है, टकराने पे दिक्कत होती है, तो यहां से गया इलेक्ट्रॉन यहां, फिर यहां पे टकराया, फिर यहां से यहां निकला, तो यहां से यहां तक के बीच जो उसको टाइम मिला है, जितने टाइम वो रिलैक्स रहा है, उसी को हम लोग बोल देते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की दो टक्करों के बीच जितना उसको टाइम मिलेगा उसी को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोल रहे हैं। जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन निकला था,
ठीक है। तो यहाँ किस वेलोसिटी से निकला, u1 वेलोसिटी से निकला। अब ये यहाँ से यहाँ टकराया, तो यहाँ से निकल के यहाँ पे टकराया, तो दो टक्कर कहला गए, ठीक है। कहे कि यहाँ पे भी जरूरी थोड़ी है कि यहीं से निकला है, हो सकता है कहीं दूसरी जगह से आया हो फिर यहाँ से निकला हो। तो पहली टक्कर ये, दूसरी टक्कर ये, तो दोनों के बीच कितना टाइम बचा, इसको τ1 टाइम बचा है। तो हमने ये देखा। मान लीजिए कि दूसरा इलेक्ट्रॉन होता, तो अब ये यहाँ से निकल रहा है, ये यहाँ से यहाँ जाता, तो मान लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लगा, τ2 लगा। पहली टक्कर से यहाँ तक आने में τ2 टाइम लगा है। इस पे भी एक्सीलरेशन उतना ही आएगा, हर इलेक्ट्रॉन पे एक्सीलरेशन इतना ही आने वाला है। अब देखिए हर इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है, हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन सबका कांस्टेंट ही रहेगा। दूसरे इलेक्ट्रॉन का हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है कोई भी, ठीक है। अब हम लोग इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं। मान लीजिए कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2। हर इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, सबके पास एनर्जी ही तो है। मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी थी u2। अब ये इधर साइड जाने वाला था, तो यहां से यहां तक जाने में मान लेते हैं कि इसको τ2 टाइम लगा, एक्सीलरेशन तो a ही रह गया, तो τ2 टाइम लगा। तो यहां से यहां तक जाने में इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ चेंज हो गई होगी, भाई एक्सीलरेट हुआ है। तो फिर यहां से यहां तक जाने में इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि फाइनल वेलोसिटी हो गई है v2। तो v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, v2 वेक्टर इक्वल टू u2 वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी प्लस a वेक्टर, ये तो ठीक है, और यहां से यहां तक जाने में इसको कितना टाइम लगा है, τ2 टाइम लगा है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड दे रहे हैं। उसी तरह अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग अलग अलग निकाल सकते हैं। ऐसे करके हम लोग मान लीजिए कि इसमें n इलेक्ट्रॉन है, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं कि vn है। तो vn इक्वल टू हो जाएगा un वेक्टर प्लस का a वेक्टर और τn वेक्टर। यहां तक नोट कीजिए। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये रैंडमली यहां वहां मूव कर रहे थे, तो इनकी अगर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज निकालें तो वो 0 आ जाएगा। भाई जैसे ये है, ठीक है, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह लगा है नहीं लगा है उससे लेना देना नहीं है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन जो है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, ये यहाँ वहां मूव कर रहे हैं, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज हम लोग निकालें तो वो 0 आ जाएगा। पहले की इनिशियल वेलोसिटी थी u1, दूसरे की u2 प्लस तीसरे की कितनी u3 प्लस ऐसे करते करते un करें हम लोग, n इलेक्ट्रॉन है तो इन सब का एवरेज निकाल रहे हैं, मतलब सबकी इनिशियल वेलोसिटी अपॉन n, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो इनकी जो फाइनल वेलोसिटी निकल के आ जाएगी, इनका अगर हम लोग एवरेज निकालें तो 0 नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस हो गए हैं, तो इनकी जो लास्ट वाली वेलोसिटी निकल के आ रही है, इन सब का अगर एवरेज निकाल लिया जाए तो वो 0 नहीं आएगा। और इन सब की फाइनल वेलोसिटी का एवरेज ही कहला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं था तो ये इलेक्ट्रॉन यहां वहां मूव कर रहे थे, तो इनकी इनिशियल वेलोसिटी का अगर हम लोग मीन निकालें तो वो 0 आ जाएगा। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे रहे हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों पे एक्सीलरेशन आ जाता है। एक्सीलरेशन के कारण ये थोड़ा सा मेरी तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे, और डिस्प्लेसमेंट की वजह से इनकी फाइनल वेलोसिटी का अगर एवरेज निकाला जाए तो वो 0 नहीं आने वाला है। और इनके फाइनल वेलोसिटी का एवरेज को ही हम लोग बोल देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको vd से डिनोट करते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी का एवरेज क्या हो जाएगा, v1 वेक्टर प्लस v2 का वेक्टर प्लस v3 का वेक्टर प्लस v4 का वेक्टर, ऐसे करते करते प्लस का vn का वेक्टर। इन सब का अगर मीन निकाला जाए, मतलब सबको जोड़ के अपॉन n कर दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी, अनुगमन वेग। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे vd वेक्टर से। ये हो गया vd वेक्टर इक्वल टू इतना। अब हम लोग यहां से वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास मान निकल के आ जाएगा।
यहीं पे मैं पुट कर दे रहा हूँ। ये Vd वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए V1 वेक्टर की जगह हम लोग लिख सकते हैं U1 वेक्टर प्लस का A वेक्टर टाउ वेक्टर। तो U1 वेक्टर प्लस का A वेक्टर टाउ1 वेक्टर, टाउ1 प्लस टाउ1 में वेक्टर इसलिए नहीं लगा है क्योंकि वो टाइम बताता है ना कि पहले वाले इलेक्ट्रॉन को पहली टक्कर और दूसरी टक्कर के बीच टाउ1 टाइम लगा था। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम लोग निकालें V2 वेक्टर तो क्या निकल के आ जाएगा, U2 वेक्टर प्लस A वेक्टर टाउ2, फिर प्लस ऐसे करते करते हम लोग Nवे के लिए निकाल लें तो Vn वेक्टर की जगह हम लोग लिख सकते हैं Un वेक्टर प्लस का A टाउ-n, ये A वेक्टर लिखेंगे हम लोग। यहां से हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं ना। यहां पे A था, A वेक्टर था और टाउ-n था, और ये अपॉन n हो जाएगा। अब देखिए U1 वेक्टर, U2 वेक्टर, U3 वेक्टर ऐसे आते जाएंगे, हम इन सबको कॉमन ले रहे हैं तो हमें Vd वेक्टर इक्वल टू मिल जाएगा U1 का वेक्टर प्लस U2 वेक्टर प्लस डैट डैट डैश प्लस का Un वेक्टर अपॉन n, फिर प्लस हमें मिल जाएगा। अब देखिए A वेक्टर टाउ है, फिर A वेक्टर टाउ2 है, फिर A वेक्टर टाउ3 होगा, लास्ट में आके A वेक्टर टाउ-n है। तो हम लोग इनसे कॉमन ले रहे हैं A वेक्टर। हमने A वेक्टर सबसे कॉमन ले लिया तो पहले वाले में कितना बचा, टाउ1 बस बचेगा, वेक्टर नहीं लगेगा ना। फिर टाउ2, ऐसे करते करते लास्ट में क्या मिलेगा, हमें टाउ-n मिलने वाला है, वेक्टर नहीं रहे किसी में भी क्योंकि ये टाइम है, डैट डैश है ना यहाँ पे, टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस डैट डैश करते करते टाउ-n तक, और अपॉन में ये n आ गया क्योंकि ये n जब हम लोग u को तोड़ेंगे तब भी उसके बटे में जाएगा और टाउ को आप तोड़ेंगे तब भी उसमें नीचे साइड आने वाला है। इसका मान कितना है, ये क्या बताता है, इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज, ये 0 हो जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो Vd इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, ये 0 हो गया तो 0 को हटा दीजिए आप, ये पूरा का पूरा बचा A वेक्टर, और यहां से हम लोग लिख सकते हैं टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 प्लस डैट डैश करते करते प्लस का टाउ-n अपॉन n हो जाएगा Vd वेक्टर। A वेक्टर की वैल्यू हम लोग यहां से लिख सकते हैं तो माइनस का E कैपिटल E अपॉन m, Vd वेक्टर इक्वल टू हो गया माइनस का E कैपिटल E वेक्टर अपॉन m। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 प्लस डैट डैट डैश प्लस का टाउ-n अपॉन n। देखिए टाउ1 क्या बताता है कि पहले वाले इलेक्ट्रॉन को एक टक्कर से दूसरी टक्कर में कितना टाइम लगता है, टाउ1 टाइम लगता है। टाउ2 बताता है कि दूसरे इलेक्ट्रॉन को पहली टक्कर और दूसरी टक्कर के बीच टाउ2 टाइम लगता है। उसी तरह टाउ3 बताता है कि तीसरे इलेक्ट्रॉन को पहली टक्कर और दूसरी टक्कर के बीच टाउ3 टाइम लगता है। इन सब का हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं, टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 प्लस डैट डैट डैश टाउ-n अपॉन n कर रहे हैं, मतलब सबके पूरे के पूरे जितने भर इलेक्ट्रॉन हैं उन सबके रिलैक्सेशन का एवरेज निकाल रहे हैं। टाउ1 क्या है, पहले इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम, टाउ2 क्या है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम। हम लोग सभी इलेक्ट्रॉनों के रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज निकाल रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ओवरऑल उस कंडक्टर का रिलैक्सेशन टाइम कितना है। एवरेज में अगर हम लोग बात करें कि एवरेज लगभग उस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन पहली टक्कर से दूसरी टक्कर के बीच कितना टाइम ले रहे हैं, उसको हम लोग टाउ से डिनोट करने वाले हैं, मतलब इस पूरे की जगह हम लोग टाउ लिख देंगे। तो Vd वेक्टर इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का E कैपिटल E वेक्टर अपॉन m, और यहां पे आ जाएगा टाउ। यही हो जाएगा हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला। टाउ क्या है, तो उस कंडक्टर में लगभग हम लोग ये बोल देंगे कि लगभग एक इलेक्ट्रॉन पहली टक्कर से दूसरी टक्कर के बीच कितना टाइम ले रहा है, टाउ। जबकि अलग अलग टाइम लेंगे ना, हर इलेक्ट्रॉन
का रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग रहेगा, लेकिन हम लोग अगर ओवरऑल बात करें, एवरेज में बात करें, तो लगभग एक इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम कितना है, टाउ है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, और इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण फिर करंट फ्लो करने लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि ये कंडक्टर था, पहले एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी हैं, इधर साइड नेगेटिव चार्ज का सोर्स और इधर साइड पॉजिटिव चार्ज का सोर्स। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे अब मेरी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट होने लगे हैं, इनकी वेलोसिटी आ गई है मेरी तरफ आ गई है, ठीक है, इनकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, मेरी तरफ है। तो इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ आ रहे हैं, इसलिए इसमें करंट फ्लो होने लगता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।